आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप खुद शुरू करना चाहते हैं? दोनों ही सूरत में आपको देने होंगे बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपको मिलेंगे सुपर स्टार्टअप। Hi there, I'm Mehraj Dubey. Super Startups is a journey to discover startups that are making a difference and honoring investors who are making a difference. तो हम सुपर स्टार्टअप्स में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इस वीडियो में हमें बात करनी है झगड़ों की, लॉ की, गवर्नेंस की। आप सुन रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और बहुत सारी गलतियां हो रही हैं जिसके लिए बाद में अच्छे इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स अच्छा काम करने के बावजूद भी पछता रहे हैं। तो सुपर स्टार्टअप्स के इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं कौन सी 5-6 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और इस बार इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड लॉयर्स ऑन लिंक्डइन एंड ही हिमसेल्फ रन्स अ फर्म and he's a first generation entrepreneur and he runs a firm which is very busy, one of the busiest firms with startups in India, with all kinds of startups. So ये conversation आपके लिए बहुत useful होने वाला है। सुधीर मिश्रा, let me welcome you. Thank you so much for taking out time. और सबसे पहले मुझे बताना है कि बहुत सारी गड़बड़ियां न्यूज में हम देखते हैं तब जब स्टार्टअप बहुत बड़ी हो जाती है सुधीर। और क्या इतने साल, 5 साल, 8 साल, करोड़ों रुपया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेने के बाद भी वो गलतियां क्यों बनी रहती हैं? सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझना है कि गड़बड़ होती कहाँ है लीगल में? गड़बड़ वहाँ से होती महाराज। थैंक यू, आपके शो के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं भी, क्योंकि हम आपको बहुत सालों से फॉलो करते थे जब आप एंकर भी होते थे और आपकी एंकरिंग देखकर हम जैसे लोग भी एंकर बनने की कोशिश किए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आंसर छिपा हुआ है इस बात में कि हमारी ट्रस्ट इंडेक्स पर हमारी रैंकिंग क्या है। हम एज ए कंट्री, एज पीपल बड़ा लो ट्रस्ट में बिलीव करते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ही ट्रस्ट डेफिसिट का है और चूंकि हमारा इशू इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट का है और मैं इस पर बड़ा पैरानॉइड भी रहता हूँ, इन चीज़ों पर वी नीड टू गो डीपर इनटू इन्वेस्टिगेट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। सो व्हेन यू फाउंड ए कंपनी, जब आप शुरुआत करते हैं तो आप देखें हमारे देश में और जगहों में भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ भाई भाई के साथ बिजनेस नहीं कर पाता। पिता के जाने के बाद वो बिजनेसेस डिवाइड भी होते हैं, फैमिली में डिवाइड होता है। तो मुझे लगता है हम ट्रस्ट डेफिसिट के बहुत बड़े शिकार हैं, इसलिए हमें शुरुआत में ही कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हम नहीं देते। मुझे लगता है कि हम प्री नपुटल एग्रीमेंट भी नहीं करते, हम शादी भी ट्रस्ट पे कर लेते हैं हिंदुस्तान में, और कंट्रीज़ में लोग उसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कागज़ पे सबसे पहले हम क्यों साथ आ रहे हैं, क्यों फाउंड कर रहे हैं, हमारा विज़न क्या है, हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन टैक्स संभालेगा, कौन मार्केट संभालेगा, कौन रेवेन्यू देखेगा, कौन एचआर देखेगा। ये सारे बिंदु जब स्टार्टअप थोड़ी बड़ी हो जाती है तब बाजार में सीधा पता चलता है, अरे मैंने तो बहुत रेवेन्यू बढ़ाने में मदद की, ये जो फाउंडर था ये तो बिल्कुल बेकार था। और हम उनकी चैट्स वायरल करते हैं और उन चैट्स में हमें पता चलता है कि भाई वो तो बिल्कुल बेकार था और सज्जन जो बता रहे हैं वो सबसे बुद्धिमान थे। तो कौन सा बिजनेस इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट होगा? जी, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा छेड़ा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द कोर मैटर्स दैट ऑल स्टार्टअप फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली शुड बी माइंडफुल ऑफ, कि आप शुरू से ही सारे मुद्दे सुलझा के लेकिन लेकिन हम क्या कुछ पॉइंट्स सुधीर काउंट कर सकते हैं? क्योंकि शुरुआत में किसी के पास टाइम नहीं होता, लर्निंग के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और उसकी कॉस्ट भी होती है। कोई नहीं चाहता कि एक बड़े लॉयर को वो हायर करें एज ए स्मॉल स्टार्टअप। तो फिर वो ये लीगल मुद्दा सुलझेगा कैसे? बहुत बड़ी बात महाराज आप कह रहे हैं। एक्चुअली हमारी फर्म कुछ ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स के लिए भी काम करती है जो शुरू से ही बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड रहे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारी लॉ फर्म को हायर किया, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं भी शुरू में सरप्राइज था जब वो 5 या 10 लोग काम करते थे और आज वो 300-400 लोग काम कर रहे हैं, या 1-2 केसेस में 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े अर्ली स्टेज पे हमें ऑन बोर्ड किया था, एंड व्हेन दे ऑन बोर्डेड अस एट दैट टाइम आई यूज्ड टू फील हाउ दे विल गेट द कॉस्ट ऑफ इट। बट आज मैं जब लुक बैक करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे एक मकान की बुनियाद, उसका फाउंडेशन है, उसकी डेप्थ है, उसी तरह से लीगल, सेक्रेटेरियल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन सब का एक बड़ा डिफाइंड रोल है, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, चाहे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। मैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम करता था जिसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने किए हैं। लाइट स्पीड ने इन्वेस्ट किया है, क्वाड्रिया कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है,
और ये सब स्टार्टअप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके जो ओनर्स हैं उनकी बड़ी क्लियर थिंकिंग थी राइट इन द बिगनिंग कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लीगल एडवाइजर नहीं होंगे, एंड वाइस वर्सा। लीगल एडवाइजर कांट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है। मेरे सामने अक्सर ऐसे एग्रीमेंट आते हैं मिराज, जिनको हम जब देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये आपने खुद बनाया। नहीं नहीं, ये हमारी अपनी इन हाउस है। हमने खोल के बताइए, वकील और डॉक्टर से आपको सारी बात बतानी पड़ेगी, तो वो बताते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया है। तो मैं टर्मशीट नहीं पढ़ सकता, वो लीगल एग्रीमेंट नहीं ड्राफ्ट कर सकते। जब ये बुनियादी चीज पहले करेक्ट हो जाए तो हम आगे बात कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक जो करते हैं लोग, आपने हमें बताई कि लोग सीए और लॉयर में मिक्सअप कर रहे हैं। सीए लॉ का काम कर दे रहा है और उसमें फिर बाद में गड़बड़ हो रही है। अगर आप ये बैंगलोर को देखें थोड़ा उठाकर, जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली टेक से रिलेटेड स्टार्टअप, हेल्थ के मामले में मैं कहूँगा मेडटेक हेल्थ स्टार्टअप्स बहुत सारे जो हैं वो गुड़गांव से भी इंक्यूबेट हुए हैं, बैंगलोर से कंपेयर करते हैं। फिनटेक में भी बहुत सारे हमारे बॉम्बे और दिल्ली दोनों में इंक्यूबेट हुए हैं। पर जो ट्रू ब्लू स्टार्टअप्स जैसे आप कहते हैं, जो मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, वो बैंगलोर से इंक्यूबेट हुए हैं। और जो लॉ फर्म उनके साथ शुरू से काम करती हैं, और कुछ अच्छी लॉ फर्म जैसे इंडस लॉ है, वो शुरू से उनके साथ काम करती थी इन बड़ी कंपनियों के साथ जो आज बहुत बड़े बन चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा चुके हैं, वगैरह वगैरह काम करते हैं। उनका लीगल स्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट है। पर एट द सेम टाइम अगर कोई ये सोच के स्टार्टअप शुरू कर रहा है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा और मैं एक बिजनेस बनाऊँगा जिसमें मेरी अकाउंटेबिलिटी मैं बाद में तय करूँगा, या मैं जब ये बहुत अच्छा होगा तो ये चीज़ पैरामीटर्स करूँगा, या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में रखना चाहता है इसलिए स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा हूं, आई थिंक तब हम एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि हमें जैसे आपने बताया कि कॉस्ट को ध्यान रखना है लीगल, उसको इज इट बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट दैट पीपल शुड बी वेरी ऑफ, और इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग? I think more than lack of planning, there is a basic avoidance of legal systems. We still have those inhibitions that you go to doctors and lawyers at a very only when things are very bad. They have no great thinking about our abilities to start with, and they want to come to us when they really feel that it has reached to a particular stage. And I think that understanding is the fundamental problem. The moment a startup decides that we will put regulatory and foundation part so strong that tomorrow when my valuation reaches a particular level or my entire turnover goes to a particular level and I have amplified my business to a sizable extent, if all the incorporation related issues, if all your intellectual property rights issues, if all your confidentiality issues, if all your tech issues with confidentiality clauses and exit clauses are defined, you are in a better position to derive a better investment from a private equity. तो अगर इन्वेस्टमेंट का भी सही फ़ायदा उठाना है तो लीगल पेपर्स सही होने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। सुधीर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब बहुत बड़े स्टार्टअप्स हो जाते हैं तब उनको ध्यान आता है कि गड़बड़ की हुई थी, क्योंकि बहुत लेट जाते हैं लॉयर से मिलने। तो उस गड़बड़ी को कैसे हम सुधार सकते हैं? हमें किस तरह का रिलेशनशिप एक लॉ फर्म से पहले ही बना लेना चाहिए? मेरे ख्याल से मेराज, आपको जैसे स्टार्टअप्स की आप बात करें तो लॉ में भी बहुत स्टार्टअप्स हैं, लॉ फर्म्स भी बहुत सारी स्टार्टअप मोड में है। मैं अपनी लॉ फर्म को अब स्टार्टअप मोड में नहीं कह सकता, क्योंकि जो 500 हमारे बाद लॉ फर्म्स आई हैं वो उसको अच्छा नहीं मानेगी। पर इतने ब्राइट बच्चे अब अपनी 3 लॉयर्स या 4 लॉयर्स की टीम शुरू कर रहे हैं और वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मैं डॉक्टर सिंघवी के साथ यूके में एक डिनर पे था और उसके पहले उन्होंने अपने टॉक में बताया लास्ट वीक, एंड डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने, वो इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में पूरी लीगल इंडस्ट्री चेंज हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने बेटे को उनके पास लाए, बोले हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, आप इसको समझाइए, ये समझाइए कि ये लॉ प्रैक्टिस में ना जाए। तो स्थिति ये है कि हमारे लीगल सेक्टर में भी स्टार्टअप्स की बाढ़ आई हुई है। वो स्टार्टअप्स मेन स्टार्टअप्स के साथ मैनेज कर सकते हैं, वो साथ काम कर सकते हैं। अगर वो 3 लॉयर्स की लॉ फर्म है तो 5 फाउंडर्स की टीम के साथ वो काम कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ों पर वर्क करना है कि जो आप एनडीएस वेंडर्स के साथ साइन कर रहे हैं, जो मेमोरेंडम्स आप साइन कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, ऐसे ऐसे मिस्टेक्स हम करते हैं। आपको कहा गया कि आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जो आपको
एक पर्टिकुलर प्रिकॉशन लेना है, पुलिस के पास एक रजिस्ट्रेशन कराना है, आप नहीं जानते थे उसके बारे में। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें अगर शुरू से ही हम करते रहें। आईपीआर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आज आप सोचते हो कि हम भारत में कुछ ऐसा बनाएंगे जिसको हम पूरे विदेशों में भी ले जाएंगे, आप उस चीज़ को बड़ी मेहनत से बनाते हो, उसमें खूब सारा टेक इन्वॉल्व करते हो। और कल ही मैं ओला या किसी के फाउंडर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब हम टेक को भी पूरा ओन करेंगे, हम टेक पे इतना ज़्यादा हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, हम उसको भी पूरा ओन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप उसको दूसरे कंट्रीज में ले जाना चाहते हो, आपको वहाँ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करना है। आप ग्लोबली अपने आईपीआर को आज प्रोटेक्ट कर सकते हो हिंदुस्तान में बैठे बैठे, लेकिन वो कॉस्टिंग आपको मेराज आपको कंप्यूट करनी होगी कि फर्स्ट स्टेज में मैं इंडिया के लिए अपने आईपीआर को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि आईपीआर आपकी ब्रांडिंग को खाली इंश्योर नहीं करता है, आईपीआर आपके पूरे बिजनेस प्लान का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वो आपकी वैल्यूएशन को एम्पलीफाई करता है। सो हमारे बिजनेस का जो कोर है, चाहे वो कोर टेक हो या कोई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, उसको क्या हमें शुरू से ही एक लॉ फर्म की मदद से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए? जी, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो हम लॉयर्स के बारे में, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आए, मुझे लगता है मेरी पूरी मेहनत और पूरी मशक्क़त इसी बात में रही पिछले 20 साल कि मैं लॉ को एज ए कॉस्ट सेंटर न ट्रीट होने दूँ। चाहे वो मेरे मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के बहुत सारे आपको पता है क्लाइंट्स हैं, और दूसरे इंडस्ट्री में हम लोग हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स के लिए काम करते हैं, हम हमेशा उसको बिलिंग स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग रखते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट को ये फील हो कि हम उनके बिजनेस पोजिशनिंग में मदद कर रहे हैं, हम उनके बिजनेस इनेबलर हैं। और मुझे लगता है ये मैसेज लीगल कम्युनिटी को भी देना चाहिए, स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को, कि वो प्रॉब्लम के समय उनके पास ना जाएं, वो बिजनेस रिजम्पशन शुरुआत के दौर पर उनको अपने साथ खड़ा करें और उनको बिजनेस इनेबलर की तरह ट्रीट करें। सो लॉयर्स आर बिजनेस इनेबलर्स। लॉयर्स के पास जाने में हमें देर नहीं करनी है, बस आपका सही फिटमेंट जो है वो चुनना है। सुपर स्टार्टअप्स के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स कौन सी लीगल मिस्टेक्स करती हैं और इन्वेस्टर्स कौन सी लीगल बातों को भूल जाते हैं अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स और हाई रिटर्न्स पाने के चक्कर में। और हमारे साथ हैं ट्रस्ट लीगल के फाउंडर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स और लिंक्डइन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लॉयर्स सुधीर मिश्रा। सुधीर, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात अब पूछनी है। आपने बहुत सारी मिस्टेक्स से बचने के उपाय बताए, लेकिन क्या लॉ के चक्कर में, रेगुलेशन के चक्कर में कहीं इनोवेशन पीछे तो नहीं रह जाता? क्योंकि स्टार्टअप्स आर ऑल अबाउट इनोवेशन एंड डिस्रप्शन। हमें नई चीज़ करना है, हमें नई चीज़ में पैसा लगाना है एज ए स्टार्टअप इन्वेस्टर, लेकिन अगर हम लॉ और रेगुलेशन में फंस गए तो वो फिर हो नहीं पाएगा। और एक मैं एग्जांपल दूंगा, टाइटन पनडुब्बी जो डूब गई, टाइटैनिक को ढूंढते, उनके सीईओ भी कहते थे कि मुझे रेगुलेशन नहीं चाहिए भाई, तभी तो मैं नई पनडुब्बी बना पाया। ऐसी बड़ी सारी पनडुब्बियां रोज डूबते हुए मैं देखता हूँ। रोज टाइटैनिक को खोजने वाली पनडुब्बी डूबती है। उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉ के बारे में। लॉ का काम इनोवेशन रोकना है भी नहीं, ना लॉयर्स, आमतौर पे जो बिजी लॉयर्स हैं या जो अच्छा स्टार्टअप्स लॉ फर्म चलाते हैं या हम जैसे लॉ फर्म है, उनका काम, मैं बिजनेस इनेबलर पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, उनको पता है कि उनको क्या एडवाइस देनी है। इनफैक्ट कई बार जो इन हाउस काउंसिल्स होते हैं, छोटे स्टार्टअप्स में भी आजकल आने लगे, वो चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें की जाए जिसमें बहुत टाइम लगे, और वो कई बार ज़्यादा आई वुड से रिग्रेसिव होते हैं, जानबूझ के नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये सारे प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए ताकि कल को उनके सर पर बात ना आए। उनके भी पीछे उनका कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होता है। बट मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं एक मीडिया स्टार्टअप्स की बात करता हूँ, उन्होंने एक टेक कंपनी के साथ टाई अप किया और उन डॉक्यूमेंट्स को हमें नहीं दिखाया, हम उनके लॉयर्स हैं। उस टेक कंपनी से किया पूरी की पूरी कि आपको ये पूरा हमें सपोर्ट बैकएंड पे देना है, और ये जो हम बना रहे हैं ये लोग देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उस कमेंट से एक बिजनेस मॉडल जनरेट होगा और उसमें कंपटीशन होगा, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। मैं बहुत इशारे से भी बता पाऊंगा। लेकिन उस टेक कंपनी के साथ जो उनका सारा एग्रीमेंट था वो एक तरफा था। जिसने उस टेक को बनाया था उसकी जो डिलीवरेबिलिटीज थी वो सब एक तरफी थी। उसमें कोई एक्शन मैं नहीं ले सकता था अपने क्लाइंट के बिहाफ में, कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था, कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की जगह प्रिस्क्राइब नहीं थी, कोई ये भी नहीं था कि हम कोई मीडिएशन कर सकते हैं, और हमने अपने हाथ कटा के वो एग्रीमेंट साइन किए थे। तो हम कौन सा इनोवेशन करेंगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एक कंपनी बनाएं, उस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें आप डिसाइड कर लें कि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनाएं, उसके बाद आप अपने बेसिक
एम्प्लॉयज़ का एक एग्रीमेंट बनाएं, उन एम्प्लॉयज़ के एग्जिट क्लॉज बहुत क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, उनका भी डिस्प्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। पॉश एक बहुत बड़ा एरिया आजकल हो गया है कि अगर आप 15-20 लोग 25 लोग हैं आपके यहाँ, तो आपकी पॉश की कमेटी होनी चाहिए और भी रेगुलेटरी कमेटी होनी चाहिए। ये सब इनोवेशन नहीं किल करते हैं और ये सब करने के लिए बहुत पैसे भी नहीं लगते हैं। इनको शुरू से एक, अब यहाँ ट्रिक ये है कि जिस लॉयर को या इन हाउस को आप कर रहे हैं उसका माइंडसेट इनोवेशन का होना चाहिए, उसका माइंडसेट बिजनेस को एम्पलीफाई करने का होना चाहिए। वो तो आपको खुद ही जांच करनी पड़ेगी। अगर आप फाउंडर हो और आप एक बिजनेस को बड़ा करने की सोच रहे हो तो आपको राइट पर्सन को रिक्रूट करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम आती है फाउंडर्स। तो दो और मिस्टेक्स हमें पता चल गई जो लोग करते हैं। एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट हम खुद ही जानते हैं सब कुछ, ऐसा सोच के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है कि बाद में आप मेरा आज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे सामने आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी से भी आए हैं, आईएम से भी आए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन के जो क्लॉजेस कहीं और के होते हैं, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन किसी और स्टेट में होती है और कुछ भी क्लियर नहीं होता, सब कुछ वेग होता है। बिल्कुल। मैं थोड़े दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और उसमें से कोई मांग रहा था कि यार मुझे एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट भेज दे और 4 लोग भेजने लग गए और मैं देख के हंस रहा था, सुधीर क्या ये सही चीज़ है? क्योंकि हर एग्रीमेंट, हर फर्म, उसका अपना एक तरीका होता है। तो वो डॉक्टर्स की तरह है। जब हम कोविड में, आपने मेरा देखा होगा कि कोविड में हर आदमी डॉक्टर बन गया था, वो हर एक को बता रहा था कि मेरा पर्चा ले ले, उसको कैल्शियम क्या लेना है, मैग्नीशियम क्या लेना है और डोलो कब खानी है और उसके अलावा और कौन कौन सी मेडिसिन खानी है। सब लोग भूंजे की तरह दवाइयाँ खा रहे थे और उसके इफेक्ट्स अब पता चल रहे हैं। उसी तरह से एक लॉयर को अगर आप ऑन बोर्ड करते हैं जो पढ़ा लिखा है, सेंसिटिव है, समझ रहा है आपकी, तो उसका काम है ये मैपअप करना जो आपके फास्ट एक्सेलरेटर ऑफ ग्रोथ को एम्पलीफाई करे, उसको स्टॉप ना करे, लेकिन वो कॉशन का बटन वहां दबाए जहां उसको उसकी जरूरत दिखाई देती है। और वो ही इस बात को जानता है कि वो कौन से 15-20 इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं, माइलस्टोन्स हैं, जो एक फाउंडर डे 1 से स्टार्ट करता है और उसको लेकर प्राइवेट इक्विटी के स्टेज के बाद एक दिन मार्केट में आईपीओ के लिए ले जाता है। गलतियां, आप काफ़ी आश्चर्य होगा आपको, जब फाउंडर्स के बाद जब प्राइवेट इक्विटी वाले आते हैं और जब वो इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर से आते हैं, जब वो उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो वो पूरा लाल कागज करके उनके सामने रखते हैं कि आपने उस समय ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो अल्टीमेटली आपको नागपुर अगर जाना है तो कानपुर होके ही जाना पड़ेगा। Well, so I think after watching this video you can avoid so many more mistakes. सुधीर, आपने पॉश की बात की थोड़ी देर पहले, ऐसी बहुत सारी committees you need to have, groups of professionals within the company. Right. Can you name a few so that we know some of the early stage startups? मेरे ख्याल से mid-stage पॉश एक startups इम्पॉर्टेंट कमेटी है। एक आपको हमेशा देखना होगा कि आप प्रोविडेंट फंड और इन सब की रेगुलेशन में भी आते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के, उसके भी कंसल्टेंट आपके पास रहने चाहिए। नॉर्मली आपके लॉयर उस एडवाइस कर देते हैं कि आपको कैसे उसको रेगुलेट करना है। कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए एक पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर और वो कंपनी सेक्रेटरी आपकी सारी चीज़ें, आरओसी फाइल और ये सब सारी चीज़ें करता है। और इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल ऑनलाइन अगर आप इंडक्ट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को तो उसका वेरिफिकेशन एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट हो गया है। वेरिफिकेशन कौन कर रहा है, वो कोई शैम कंपनी है या एक रियल अच्छी कंपनी है? क्योंकि आप एज ए फाउंडर कई बार खुद पेमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे बंदे को रिक्रूट करना चाहते हैं जो आप क्वालिफाइड आपको लगता है, लेकिन अक्सर वो वेरिफिकेशन हमारे यहाँ बहुत फॉल्टी है। मैं उस पर अलग से आपको बताना चाहूँगा कभी कि जो वेरिफिकेशन करने की हमारी एजेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा डाउट में आजकल रहती हैं। तो वो भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो एक और मिस्टेक्स मैं समझ गया आपसे बात करके सुधीर, कि हम समझते हैं कि लॉ फर्म्स बहुत महंगी चीज़ है, स्टार्टअप को उनसे कोई काम नहीं होना चाहिए, जब बहुत हालत बिगड़ेगी तब देखेंगे। तो एक तो बात समझ में आ गई कि आपने कहा नहीं, सबके लिए, हर एक स्टार्टअप के लिए एक उसकी मैचिंग स्टार्टअप लॉ फर्म भी अवेलेबल है। बिल्कुल। आप क्या हमें 2-3 टिप्स देना चाहेंगे व्हेन वी आर नेगोशिएटिंग विद अ लॉयर? What should we keep in mind? Because we all want to save cost. How to negotiate with a lawyer? Why not learn it from the best lawyer in town? I expect you to come with this. So basically मुझे लगता है कि एक इंटीग्रिटी का लॉयर सिर्फ अपने बिल्स को नहीं देखेगा, वो ये जरूर चाहेगा कि जिस कंपनी को वो एडवाइस दे रहा है, और मैं हमेशा ये बार बार कह रहा हूँ कि एक लॉयर का एसेंशियल रोल ये है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको हम कहते हैं, कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं, कि वो आपके सारे कॉर्पोरेट लॉ के इश्यूज़ को हैंडल कर रहा है। ईश्वर न करे कि आप डिस्प्यूट्स के इशू पे जाएं भी, कि कल को 2 फाउंडर्स आपस में मिलकर लड़ रहे हैं और
हाई कोर्ट में दंगल हो रहा है या ट्विटर पर दंगल हो रहा है, तो उस फ्रंट पेज पे भी छपती उसके हैं बाद ऐसी खबरें उसके बाद आपको लॉयर से कोई डिस्कशन फीस की करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मनचाही फीस लेते हैं उन केसेस को लड़ने के लिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टिप। सॉरी आई एम हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले निगोशिएट कर लीजिए लॉयर से, अदरवाइज बाद में वो अपने मुंह मांगी कीमत मांगेंगे। पहली निगोशिएट करना इज ऑलवेज बेटर जी। क्योंकि जब आप लॉयर को शुरू में तूफान जब आया नहीं है और जब तक कश्ती किनारे पे है, उस समय अगर आप लॉयर से बात करते हैं, वो भी समझ रहा है कि उसको बिजनेस इनेबल कराना है, आईपीआर रजिस्ट्रेशंस कराने हैं, पॉश कमिटीज बनानी है, रेगुलर आपके एग्रीमेंट्स रिव्यू करने हैं, आपके कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। कोई भी आपको भेजता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप चाहते हैं आपका लॉयर एक बार नज़र मार ले, तब आप उसको साइन करें। इस काम के बहुत पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है अगर उसको पता है कि आप खुद भी उतना अभी बिल्कुल अपने गराज से या अपने 2 रूम के ऑफिस से शुरू कर रहे हैं, एक लॉयर सेंसिटिव होगा और वैसी बहुत सारी अच्छी लॉ फर्म है जो एडवाइस देगी। लेकिन अगर आप उस स्टेज को अवॉइड करते हैं और कल को एक लिटिगेशन में फंस जाते हैं, तो चाहे आप 2 कमरे के ऑफिस में हो, चाहे 2000 कमरों के ऑफिस में हो, आपको कोर्ट में मुंह मांगा प्राइस पे करना पड़ता है। और इसके अलावा क्या हम मॉड्यूल्स में लॉ सर्विसेज खरीद सकते हैं जब हम निगोशिएट कर रहे हैं? क्या हम कुछ चीज़ें किसी एक काम के लिए एक लॉ फर्म या किसी बड़े काम के लिए एक बड़ी लॉ फर्म, ये पॉसिबल है? होता ही है। आमतौर पर हम कुछ ऐसे बड़े स्टार्टअप जो काफ़ी बड़े हेल्थ केयर में हो गए हैं, वो जब मर्जर एक्विजिशन बड़े करते हैं तो वो बड़ी लॉ फर्म को हायर करते हैं। उनके डे टू डे लेबर इश्यूज़, रिकवरी इश्यूज़, डॉक्यूमेंटेशन, कोड, ड्यू डिलिजेंस हम करते हैं और बहुत सारी लॉ फर्म मिलकर अब उस बड़े कंपनी को असिस्ट करती है। इवन मीडिया में भी आपने देखा होगा जब आप होंगे कि एक बड़ी कंपनी अगर है तो उसको 8 से 10 लॉ फर्म अलग अलग सर्विसेज दे रही हैं। कोई टैक्स में उनको सर्विस दे रहा है, कोई उनको आईपीआर पे सर्विस दे रहा है, कोई कंपटीशन लॉ पे एडवाइस कर रहा है, कोई लिटिगेशन पे एडवाइस कर रहा है, कोई डे टू डे कॉर्पोरेट वर्क पे एडवाइस कर रहा है। सो बेसिकली आपको इसमें भयाक्रांत नहीं होना है और आपको लॉयर को उसी तरह ट्रीट करना है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि स्टार्टअप्स को इन हाउस काउंसिल रखने के बजाय, क्योंकि इन हाउस काउंसिल अगर आप शुरू से रखेंगे वो एक बड़ी कॉस्ट आएगी, आपको एक लॉ फर्म को माइलस्टोन ड्रिवन उस पर रखें तो वो मंडे टू सैटरडे रात दिन आपके लिए सोचेगा फाउंडर्स की तरह। उसको पता है कि उसका इंसेंटिव, उसका एम्प्लीफिकेशन आपके ग्रोथ से लिंक्ड है। इससे पहले कि मैं आपको बाय कहूं, सुधीर आपसे कोई कहानी सुनना चाहता हूं। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स के मैटर डील किए हैं, जरूर कोई 1-2 कहानियां आपके पास होंगी जिनको सुन के हम कुछ सीख सकें। बहुत सारी कहानियां हैं और इन्वेस्टर्स के लिए भी, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप उनको खुल के बोल नहीं सकते। लेकिन कई बार मुझे जो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि हम कई बार गलत रीजन से स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक पर्पस जो है, मुझे लगता है कि स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म यही सोचना चाहिए। आपको 2 बड़े स्टार्टअप्स की लिटिगेशन के बारे में पता है, मैं नहीं बोलना चाहता। दोनों में पर्सनल एलिगेशंस लगते हैं आप पर कि आपने पैसे को मिसयूज़ किया और उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व है, अपने कंट्री की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। और मैं इसको एज ए लेसन मानता हूँ कि बाकी सारे स्टार्टअप्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम जितना भी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी का ढिंढोरा पीटे, मैं तो ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हमारी पर कैपिटा इनकम तब तक नहीं इम्प्रूव करेगी जब तक ट्रस्ट डेफिसिट पर हम काम नहीं करेंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम नहीं करेंगे। सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसा बढ़ाइए और उसके लिए लॉ की मदद लीजिए और अपने कागज़ों पे काम कीजिए। ये एक बड़ी लर्निंग हम ले रहे हैं। सुधीर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सुपर स्टार्टअप्स के लिए। थैंक यू।